हेलो एवरीबॉडी, माधव स्टडी विलेज से मैं अनिश कुमार उपस्थित हुआ हूँ आज आप लोग के लिए 10th क्लास का 2023 का सुपर डुपर ऑब्जेक्टिव वीवीआई एमवीवीआई सुपर एमवीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिकी का पाठ 1 और 2 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां से आप लोग को 2023 के एग्जाम में 95% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझ के फुली डिस्कशन के साथ में इस वीडियो को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो को हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे आप लोग। आइए चलते हैं हम लोग। में पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्रतिबिंब याद रखिएगा, हमेशा जो है उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। किससे होता है? उत्तल दर्पण से। हमेशा छोटा प्रतिबिंब जब होगा, क्या कर रहा है? वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। एक बात बताए तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब जो है ना, वो यहाँ पर हमेशा छोटा होना है, इसलिए उत्तल बोलेंगे। नहीं तो छोटा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में भी बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है अवतल दर्पण में समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों बनता है। अब कह रहा है क्या कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए साहब, कहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। लेकिन अवतल का कंडीशन यह है कि वस्तु से छोटा तो बनता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन बी को टच किया गया है, यानी कि टिक किया गया है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। लेना सभी को? ओके, एक एक डिस्कशन के साथ करके निकलेंगे हम लोग यहां से। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जरा ध्यान से सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अगर माध्यम की बात करें, अगर ऊपर में हम यहां पर हवा कर लें और नीचे में ये कांच कर लें, है ना, तो हवा जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, कांच जो है सघन माध्यम हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या कह रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखिएगा सब, किरण कहाँ है? हवा से कांच में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। नहीं तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। अगर जस्ट यही उल्टा हो जाए, इस कांच से हवा में प्रवेश करे तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब इसमें जो है वो अभिलंब से दूर भागेगी किरण। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब के निकट की ओर जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए, चाहे कोई भी कैमरा हो, उसका अभिदृश्यक जो होगा वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर, साइड में जब जो ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी, उसके बगल में जो लुकिंग ग्लास से जो देखता है पीछे गाड़ियों को, कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन ओवरटेक कर रहा है ना, तो उसके लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बहुत सुपर डुपर एमबीबीआई जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी बोर्ड 2023 की एग्जाम के दृष्टिकोण से सुपर एमबीबीआई। मैं कहता हूं इस बात का, यानी कि मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मैं ये बात बतला रहा हूं कि यह जो क्वेश्चन जो मैं आज पैकेज लेकर के आया हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, यहां से 95% क्वेश्चंस लड़ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह प्रिज्म से होता है। इसका प्रिज्म आपका है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के फोकस का अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए साहब, जब क्षमता की बात करते हैं है ना, तो क्षमता जो होता है 1/f और ये जो होता है मीटर में होता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है, और बटा में दिया कितना है इसकी फोकस क्षमता 50, तो 50 सेंटीमीटर। ये चिन्ह है तो प्लस में उत्तल लेंस है, तो ठीक है, ये 50 से 50 दूनी का 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो +2, और यहां पर क्या कह रहा है फोकस, तो लेंस की क्षमता, तो क्षमता को डायप्टर में सूचित करते हैं तो +2d। हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साथ कहता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सुनिएगा फिर से क्वेश्चन को, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए सीधा प्रतिबिंब बनने की बात हो रही है ना, तो सीधा प्रतिबिंब बनने का दो ही कंडीशन है, या तो समतल दर्पण होगा और नहीं तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो तब तो ये मामला गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर तो बड़ा और छोटा उत्तल दर्पण बनता है, लेकिन जब हम समतल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहीं भी आप किसी वस्तु को रख लीजिए वो वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो यहां पर आंसर नंबर सी होगा, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए हम लोग सूत्र सिद्ध करते हैं F = R/2। तो कहता है कि फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए तो वक्रता त्रिज्या की आधी है कौन, ये फोकस दूरी है ना। तो हम यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा, ये आपका पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आता है। F = R/2 सिद्ध करने के लिए और 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र। तो इन दोनों क्वेश्चन का वीडियो मैंने पीछे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर के वहां से बार बार इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा आपका, है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लें इसको। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर 9 का A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से जब परावर्तन होता है तो जो किरण जो होती है हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 मुख्य से कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है फिर 12 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण से तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है,
अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी बिंब का वास्तविक किसी बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? देखिए, समान साइज का यानी कि बराबर आकार का यदि आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, तो उसको हम लोगों को वक्रता केंद्र पर रखना होगा, है ना। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी को वक्रता केंद्र भी कहते हैं, जिसको 2f से सूचित करते हैं, c से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र को, और इसके बीच की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना, और वो है 2f। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर 2f पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। अब कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जरा ध्यान देंगे। निर्गत किरण मतलब निकलने वाली, है ना जी। तो हम प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं जब, तो ये दर्पण है कोई, है ना। यहां से एक किरण जो है जिसको आपतित किरण कहते हैं, इसी को आगत किरण भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं, अगर कहें O और इसको बोलते हैं A और इसको बोलते हैं B, और यहां पर हो जाएगा ये अभिलंब C, ठीक है। तो आगत किरण है और ये निर्गत किरण है, और बीच में है अभिलंब, ठीक है। तो कहता क्या है कि निर्गत किरण और अभिलंब, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है, इसी को परावर्तित किरण भी कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और जब आगत है तो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सीध में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना। तो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम, ठीक है। तो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछा गया है क्या कि परावर्तित किरण यानी कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण। अगर आपसे क्वेश्चन यही उठा के पूछ दे कि आगत किरण अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। चलिए, हाँ, यही इससे एक और क्वेश्चन भी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यही नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। यही नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? लीजिए, आ गया आपके सामने। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस का अंतर यानी फोकसांतर f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि f इक्वल टू r/2। अगर हम r के बारे में बात करें तो r इक्वल टू 2f, यही संबंध होना चाहिए। देख लीजिए कहां है। तो ऑप्शन नंबर ए r इक्वल टू 2f, यही सुपर कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा 17 का। नंबर क्वेश्चन कहता है
कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। सबसे पहले तो अवतल लेंस है तो धनात्मक मान हो जाएगा, और आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि ऊंचाई में हो तो बटा में वस्तु की ऊंचाई। आप देख ले क्या ऊंचाई में संबंध पूछ रहा है, तो यू और वी मतलब दूरी के बारे में, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बारे में बात हो रहा है। तब यहां पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, बटा में वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। तो देखिए v बटा u है कि तो हाँ है ना, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। देखिए अवतल दर्पण के बारे में चर्चा हो रही है साहब, तो अवतल दर्पण के बारे में जब चर्चा होती है, ठीक है ना, तो ये है क्या, ध्रुव P, यहां पर है मुख्य फोकस, यहां पर है वक्रता केंद्र, और ये इधर आगे में आएंगे तो अनंत हो जाएगा। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र के बाएं रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है ना दाएं बन जाएगा वक्रता केंद्र के। तो दाएं बनेगा तो किसके बीच बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये तो नहीं बनेगा, चलो भाई ये नहीं है। अब कहता है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दे, तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा और बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब हमें तो ढूंढना है कि भाई प्रतिबिंब जो है आभासी बने, सीधा बने तथा वस्तु से बिंब से बड़ा बने, है ना। अब यहां पर करेंगे जब हम, तो वस्तु को यदि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दे, तब इसका प्रतिबिंब जो है ना, देखिए वक्रता केंद्र के दाहिने है, तो अब इसका प्रतिबिंब बाएं बनेगा, तो बाएं बनेगा तो इधर बन जाएगा। देखिए जैसे जैसे दर्पण की तरफ, दर्पण से दूर भागते जाते हैं, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है ना। तो बिंब को मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसको भी हटा लेते हैं। अब हमारे पास में चर्चा क्या है कि अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दे, तो मुख्य फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलिए ये भी नहीं बनेगा। अब आता है क्या कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, तो जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है तथा वस्तु से आवर्धित मतलब कई गुना बड़ा बनता है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। समझ में क्या, तो बिंब से बड़ा होने की जब बात हो रही है, तो यहां पर जो है बिंब को कहां रखे हम, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। याद रखिएगा ये एक ऐसा एक मतलब प्रतिबिंब बनने की एक ऐसी घटना है जो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है ना जी, सीधा बनता है। ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की घटना है, ठीक है। तो हम ढूंढ लेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी लास्ट है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्या, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। कहता है क्या, उत्तल लेंस के बारे में चर्चा हो रही है। तो उत्तल लेंस जो है इस प्रकार का बनता है ना, इस तरीके का। अब ये है आपका उत्तल लेंस। यदि हम बात करें अवतल लेंस पर,
अवतल लेंस ऐसे बनता है। तो हमें हमसे पूछा क्या गया है, उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस का जो है ऊपरी सिरा जो है पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। तो फिर से ऑप्शन को पकड़ते हैं कि सभी जगह समान मोटाई का होता है। ये तो नहीं होता भाई, क्योंकि ऊपर पतला है, नीचे बीच में मोटा है और फिर नीचे पतला है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, तो किनारा मोटा है, पतला है, तो पतला है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारा पतला है, बीच में मोटा है, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग की बात हो रही है, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी हो इन सब में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, जितना भी सूक्ष्मदर्शी हो, है ना, दूरदर्शी हो, सब में उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, कभी देखिए जब हम जाते हैं आईना के सामने तो 32 प्रकार का चेहरा बनाते हैं। तो क्या हम जब आईना के सामने जाते हैं और जब अपना चेहरा दिखाते हैं और हटते हैं तो क्या वो हमारा चेहरा जो है, फेस जो है वहां पर रह जाता है क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि हम हट गए, उसके बाद में घर का दूसरा कोई आया तो वो भी अपना चेहरा देखता है, बाल संवरता है और फिर चला जाता है। अगर बनना होता, अगर वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनना होता तो फोटो निकल के आता ना। यानी कि एक इंसान एक बार में जब किसी आईना को देख लेता तो वो दोबारा उस आईने में नहीं अपना चेहरा नहीं देख पाता। क्यों, क्योंकि उसका फोटो कॉपी बन गया, तो वास्तविक तो होगा नहीं। अब प्रश्न बनता है काल्पनिक, यानी कि कुछ देर के लिए बना और फिर हट गया। जैसे हम सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है, हटे तो प्रतिबिंब हट गया, तो यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि वास्तविक को भी कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। मैंने अभी जस्ट के पीछे कहा है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसको स्नेल का भी नियम कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब क्या है, जिसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा, हमेशा उल्टा वास्तविक और हमेशा सीधा काल्पनिक। ठीक है, गांठ बांध लीजिए इसको। उसके बाद में आता है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए साहब, अभी हम लोगों ने देखा क्या कि F इक्वल टू R अपॉन 2, तो वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक की जगह पर 10 सेंटीमीटर रखेंगे बराबर R अपॉन 2, त्रिज्या त्रिज्या गुना, इसलिए R बराबर 10 गुने 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में है क्या, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। जरा ध्यान देंगे, लेंस और दर्पण, अवतल दर्पण जो है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस जो है अवतल दर्पण की भांति काम करता है और अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है ना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस।
कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, एक यहां और दूसरा, एक बाएं और दूसरा दाएं, है ना? तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन 27 का ए नंबर में है 2। अब कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है, जरा सोचिए कि यदि परावर्तक की जब चर्चा हो रही है तो परावर्तक होना मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो दर्पण लगा होगा, ठीक है? तो सर्च लाइट जो होता है, जो कोयला के खान में लोग काम करते हैं, जो सर पर देखते हैं, सर पर लाइट लगा के ढूंढते हैं, है ना? या डॉक्टर्स जो है अपने मरीजों का जो दांत का उपचार करते हैं तो वो अपना ये लाइट लगा करके उसके बाद मरीज का जो है वो दांत वगैरह का इलाज करते हैं, है ना? तो उसी को ये सर्च लाइट है। तो सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है 29 नंबर की प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी मैंने कहा ना जस्ट 2 नियम के बारे में चर्चा किया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला नियम जो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सिर में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R, है ना? तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कहीं क्या? तो ऑप्शन नंबर ए को ढूंढेंगे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ऑप्शन नंबर ए ही सुपर कर गया आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का वो फुल डिस्कशन के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा तोड़ जो है ना ये मतलब अपने आप में मायने रखता है ये वीडियो, है ना? एक हर एक कंफ्यूजन जो है आपका, आपके अंदर में कंफ्यूजन जो बनने वाला है या जो बनेगा, है ना, उसका समाधान साथ साथ में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि निर्वात में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए 3 गुने 10 का पावर 8, देखिए जरा इसको ऐसे लिखा गया है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला ऑप्शन जो कह रहा है क्या कि 3 गुने 10 का पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? अब इसमें बात करेंगे हम लोग तो 3 गुने 10 का पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी कि 3 गुने 10 का पावर 12 सेंटीमीटर। देखिए कहता क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, पहला ऑप्शन दिया है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा जो है 3 गुने 10 का पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी जो है वो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो 3 गुने 10 का पावर 12 सेंटीमीटर। देखिए साहब यहां पर कहता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि इसी को जब हम किलोमीटर में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर यह 3 लाख के रूप में होता है। 3 लाख कहने का मतलब क्या है कि 3 पर 5 जीरो, है ना जी? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 10 का पावर 5, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी है, ये भी पूछा जाता है लाख में, है ना? तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है सेंटीमीटर, यानी कि प्रति सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से भी सूचित करते हैं। ठीक है, डी से, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जब के बराबर जब हो रहा है तो यह जो है अवतल दर्पण। और ये कहां मिलेगा भाई? तो जब अवतल दर्पण के सामने बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। नंबर क्वेश्चन आता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए, मैंने पीछे वाले सर्च लाइट में अभी आपको कराया था कि सर्च लाइट में जो है कोयला निकालने वाले जो कर्मचारी मतलब मजदूर होते हैं वो अपने सर पर सर्च लाइट बांधते हैं। वही नहीं, डॉक्टर भी जो है, जो डेंटल वाले होते हैं वो दांत निकालने के क्रम में, दांत सफाई के क्रम में जो है अपने लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ आज सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहेगा भाई? तो अवतल दर्पण, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी 37 का। अगला है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक के बारे में चर्चा हो रही है। तो हम लोग जब रंग का क्रम जानते हैं, क्या है? हम लोग रंग का क्रम जानते हैं, बै जा नी ह पी ना ला। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी तथा ला से लाल, है ना। तो कहता है क्या है कि अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए, यहां से दो क्वेश्चन बनता है, एक तो अपवर्तनांक का और दूसरा तरंग दैर्घ्य का। तो जिस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो कहता क्या है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है, अधिकतम मतलब सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रश्न आता है क्या है कि भाई जब बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो यहां पर अपवर्तनांक की बात होती है। तो सबसे अंतिम किनारे में कौन है? अपवर्तनांक अधिकतम है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे अपवर्तनांक सबसे कम। तो आएगा क्या कि तरंग दैर्घ्य कम है, सबसे कम है तो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि अधिकतम। आप देखेंगे तो यहां से यह क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन को संजोए हुए है ना। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। यहां से भी क्वेश्चन उठ करके पूछा जाता है, उठा करके। आप इस टॉपिक को भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है।
कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, पानी में कोई उत्तल लेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा से क्या होगा, कम होगा। कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। इकतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। अभी पीछे मिट्टी वाला बात कर रहे थे हम लोग कि मिट्टी का नहीं होता है। अब इसमें अलग से मिट्टी का न पढ़ के कोई दूसरा पूछा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता। तो हवा, पानी और कांच, ये तीनों ऑप्शन थे वहां पर पहले वाले में क्वेश्चन में। देखेंगे जहां पर मिट्टी वाला ऑप्शन था, है ना, तो यहाँ पर है पारा, तो पारा का नहीं होगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहता है क्या 42 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। देखिए हमेशा उल्टा बनता है, किसमें कहता है कि हमेशा उल्टा बनता है। तो हमेशा उल्टा बनने वाला तो काम है नहीं किसी में। अब कहता है कि हमेशा सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण में, उल्टा भी और सीधा भी तो अवतल दर्पण में। कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ पर हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है तो समतल दर्पण। हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है तो उत्तल दर्पण। उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हमेशा सीधा है। ऑप्शन नंबर बी 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो दर्पण की बात हो रही है ना जी। तो मोटर गाड़ी के सामने यानी कि साइड मिरर के बारे में बात हो रही है, तो साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग। एमबीबीए क्वेश्चन है, सुपर एमबीबीए क्वेश्चन भी है ना, आता है इसमें। तो ऐसे तो सभी क्वेश्चन सुपर एमबीबीए है, ऐसे तो सभी क्वेश्चन सुपर एमबीबीए है ना, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब कहता है 44 नंबर कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। ऑप्शन देखिए अनंत कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। लीजिए ध्रुव और फोकस पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव और फोकस के बीच में हम चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्रुव हो गया ये और ये फोकस हो गया, और इसके बीच में है तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से आवर्धित मतलब कई गुना बड़ा बनेगा, है ना। तो कहता है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा यानी कि आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन ढूंढिए। वास्तविक बनेगा, गलत है। वास्तविक बनेगा, गलत है। आभासी और बड़ा बनेगा, यही सही है। आभासी और छोटा नहीं बनता है, आवर्धित मतलब कई गुना बड़ा बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। के बाद में अगला 46 नंबर जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दें कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। समतल दर्पण से तो बनेगा नहीं, काल्पनिक होता है ना जी। और उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण में भी आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब उसके बाद में एक ही है, कौन, अवतल दर्पण, जिसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है ना जी। ठीक है, तो देखिए
कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त, तो समतल दर्पण कभी नहीं, अवतल दर्पण हाँ यह संभावना है, उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तीनों दर्पण द्वारा, तो ऑप्शन तीनों के लिए कह रहा है तो गलत है, यह भी ऑप्शन सपोर्ट नहीं करेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। देखिए साहब, एक माध्यम, अगर मैं कहूं सघन माध्यम से विरल माध्यम, दूसरा पहला माध्यम विरल माध्यम भी हो सकता है और दूसरा सघन माध्यम हो जाए, है ना जी। तो कहता क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है ना जी, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो पूर्व पथ से विचलित होती है मतलब क्या, अभिलंब की ओर जाती है ना, तो अभिलंब से दूर जाती है। तो पहला नंबर क्या बनता है कि विरल माध्यम से, यानी कि एकदम फ्री है एरिया, है ना, सघन माध्यम यानी कि एकदम घना बस्ती हो गया, उसमें जाने में परेशानी होगी ना, तो अपने केंद्र की ओर यानी किनारे की तरफ पकड़ेगा वो, है ना। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यही नहीं, इसका उल्टा क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है ना जी। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू।